हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो पैराग्राफ है, देखिए, द कंपनी आर्मी। इसके पहले कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो वारेन हेस्टिंग्स थे उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था और उन्हें कंपनी के शासन से हटा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मुफ्ती के बारे में, और जो काजी होते थे वो कैसे का एक संगठन, मतलब एक न्याय का किताब, या समझ लीजिए आप उसको, उस न्याय को लिखते थे कि एक ही न्याय हो और वो न्याय सबके ऊपर फॉलो किया जाए। और इसको हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख लिया था। आज का हमारा जो पैराग्राफ है, द कंपनी आर्मी, यानी कि जिस समय वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चला था उसके बाद इसके पहले भी सेना थी। ठीक है। अंग्रेज़ों की कंपनी की तो खुद की पहले भी सेना थी, लेकिन बाद में उस सेना में क्या परिवर्तन किए गए। ठीक है। परिवर्तन क्या किए गए, आइए उसको देखते हैं। और ये आर्मी में कौन थे, कैसे थे, किस किस कैटेगरी के हमारे कुछ भारतीय भी थे जो सैनिक बने हुए थे, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। colonial rule in India brought in some new ideas of the administration। अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है कि भारतवर्ष में अगर औपनिवेशवाद, यानी कि नई नई चीज़ें, ठीक है, नई नई चीज़ों का खोज होना या फिर नई चीज़ें भारतवर्ष में आना, नए भाषा के बारे में जानना, नई चीज़ों के यूज़ के बारे में जानना, नई टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना, अगर हम लोगों ने कहीं से सीखा तो वो अंग्रेज़ों से ही सीखा। लेकिन ये जो नए नए आइडियाज़ थे, जो नए नए कॉलोनियल रूल के जो विचार थे शासन करने के लिए, हमारे ऊपर प्रशासन के लिए एंड रिफॉर्म, तो वो बहुत उसमें सुधार भी हुए। बट इट पावर रेसिस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन कॉलोनियल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम तो हुआ, लेकिन जो इनका जो पावर था वो सैनिक रूप में बढ़ा, यानी सैनिक के रूप में अंग्रेज़ों ने अपने पावर को बढ़ाया। द मुग़ल आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ द कैवेलरी। जो मुग़ल आर्मी थे, यानी जो बंगाल में अगर ये शासन कर रहे हैं, और उस समय जब मुग़ल आर्मी, क्योंकि वहाँ पे तो मुग़लों का ही शासन चल रहा था, अंतिम शासन अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों के पहले लास्ट कौन था शासन, तो मुग़ल थे। तो जैसे हम लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को देखा तो वो मुग़ल शासक थे। तो मुग़ल शासकों की जो आर्मी इन लोगों ने बनाई थी, उनको वो क्या थे, कैवेलरी थे, सवार थे। सवार मतलब होता है ट्रेंड सोल्जर, हॉर्स बैक, वो घोड़े पर सवार होकर के चलने वाले ट्रेंड सोल्जर्स थे। एंड इन्फेंट्री दैट इज़ पैदल, और कुछ इनके सैनिकों में पैदल चलने वाले भी थे, पैदल चलने वाले सैनिक भी थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी, तीर अंदाजी, और ऐसे सैनिकों को तीर धनुष चलाने की कला, यानी कि उनको इसका कौशल भी सिखाया जाता था। एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, और तलवार को चलाने की भी कला इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाई जाती थी। किसको? जो अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स थे उनको ये ट्रेनिंग अलग से दी जाती थी, भले वो मुग़ल साम्राज्य के ही लोग हैं, क्योंकि अगर आप भारतवर्ष में आप हैं तो भारतवर्ष के लोगों को ही लेकर के आप सैनिक बनाएंगे। अब आप इंग्लैंड से जाकर के लोग ढो कर तो लाएंगे ही नहीं, तो यहीं के लोगों को लेकर के ये लोग अच्छा प्रशासन दे करके, उनको अच्छी सीख दे करके अपने सैनिक के लिए, अपने आर्मी के रूप में उनको तैयार करते थे। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। इसको हटा देते हैं। देखिए कहाँ चला गया, 1 मिनट रुको। अगर हम बात करें कहाँ चला गया इसमें, हाँ, द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। अगर हम बात करें तो सेना के सवारों का जो दबदबा था वो सेना पर हमेशा बना रहता था, और मुग़ल साम्राज्य को एक बहुत बड़े
जैसे अगर हम बात करें तो जैसे जो भी सैनिक हैं वो मुग़ल साम्राज्य के ही हैं, तो मुग़ल साम्राज्य को बहुत बड़े ट्रेंड प्रशिक्षण पैदल वाली सेना की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही वो मुग़ल साम्राज्य को वो ट्रेंड कर रहे हैं अंग्रेज। एंड द रूरल एरिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफ्टन सप्लाइड द मुग़ल विद द पैदल सोल्जर। और ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी, ठीक है, और स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे, ठीक है। अ चेंज ऑकर्ड इन द 18th सेंचुरी, लेकिन ये परिवर्तन 18वीं शताब्दी में जाकर के आया। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक द अवध एंड द बनारस स्टार्टेड recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldier। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो देयर आर्मीज ट्रेनिंग इन द प्रोफेशनल सोल्जर जब उनको दिया जाने लगा, द ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स own army, which came to be known as the Sepoy army from the Indian word सिपाही meaning soldier। तो जिस समय 18वीं शताब्दी में बनारस या फिर अवध जैसे जगहों से छोटे छोटे किसानों को लेकर के सैनिक प्रशिक्षण दे करके उनकी सूरत बदलने लगी, यानी सैनिक अब जो किसान थे अब वो सैनिक बनने लगे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय, जो कि भारतीय शब्द सिपाही है, उनसे बना हुआ था, तो अंग्रेज़ अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपॉय कहते थे, सिपाही आर्मी कहते थे। एज वारफेयर technologically changed from 1820, the cavalry requirements of the company army declined। जैसे 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सत्ता में घुड़सवारों टुकड़ियों की ज़रूरत भी कम होती गई, ठीक है, क्योंकि अब अच्छे खासे बंदूक आ गए, बम आ गए, तोप आ गए, तो इन लोगों को क्या होने लगा, अब इन सारी चीज़ें जो सिपाही थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन द बुर्मा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ सिपाही जो थे, इनकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य अब वर्मा यानी कि जो वर्मा हम लोग का क्षेत्र है, जो जगह है वर्मा में, एंड अफ़गानिस्तान में एंड इजिप्ट में, वेयर सोल्जर वर आर्म्ड विद द मुस्केट्स एंड द मैच होल्सर, देखिए मैच लॉक है। तो जिस समय ब्रिटिश में नए नए औजारों का यूज़ होने लगा, तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य वर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रही थी, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे, मतलब बंदूक, बम, इन सब चीज़ों से जो सिपाही होते थे। जिस समय वर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ों से, देखिए सिपाही तो हम ही लोग यहाँ के थे, लेकिन कमी आ गई थी सिपाही में। क्यों? क्योंकि अब सिपाहियों की जगह पे जो नए नए औजार थे उनका यूज़ हो रहा था। द सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्म्ड हैड टू कीप पीस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से कंपनी की सेना में सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और जब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जो पैदल टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज़ों ने एक सैनिकों का यूनिफॉर्म स्वीकृत कर दिया, जिससे कि सभी सैनिक एक समान दिखे, समरूप दिखें। एंड सोल्जर वर
सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। Often drill and the discipline that the regulated their fire to more than the before. Often it is created problems since caste and the communities feeling were ignored in the buildings a force of the professional soldiers. Could individuals so early give up their caste and the religious feeling? Could they see themselves only as soldier and not as member of the communities? तो इस तरह से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक की संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से और भी नियंत्रित हो गया था और इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि जो पेशेवर सिपाही थे उनकी सेना खड़े करने का चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। ठीक है, एज सोल्डर एट द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे। कहने का मतलब है जब ये सिपाहियों की भर्ती अंग्रेज करने लगे, तो जब युद्ध हो रहा था बर्मा, पाकिस्तान और मिस्र से, तो उस समय ये लोग जाति, धर्म, समुदाय नहीं देख रहे थे। अब क्या कर रहे थे, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी को भी एक साथ ये रखने लगे थे। ठीक है, लेकिन भारतवर्ष तो हमारा क्या था, धार्मिक था। तो यहाँ पर जो धर्म था वो अभी भी सबके सर पे सवार था। और तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि क्या अपने धर्म को भुला करके क्या ये सारे जो लोग हैं वो सिर्फ एक सैनिक बन करके रह सकते थे भारतवर्ष के। कंक्लूज़न है, देखिए मे बी ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है। तो कंक्लूज़न के बाद एक और पैरा है ना। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, दास प्रथा जो है वो है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। कल कंक्लूजन और एक और पैरा है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।